दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे जमींदार के परिवार की है जिसके पास दौलत तो खूब होता है, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू उसके पास नहीं होती है। उसके परिवार में एक गरीब घर की बहू आती है जिसके पास दौलत तो नहीं था, लेकिन पढ़ी लिखी थी। वो कुछ करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन ससुराल वाले उसे पढ़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिए। वो अपने सपना अपने देवर में देखने लगती है और देवर को उस्काती है पढ़ाई के लिए, और यहाँ तक कि अपने सारे गहने बेचकर देवर को IAS ऑफिसर बना देती है। लेकिन जब घर वाले को ये पता चलता है तो उसके घर वाले नाराज होते हैं और उसे घर से ही भगा देते हैं। लेकिन जब उसका देवर IAS बन के घर आता है तो दोस्तों जो होता है बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों, बड़ा ही रोमांचक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी को जानते हैं पूरा विस्तार से। दोस्तों, ये बिहार के एक छोटे गाँव की कहानी है। वहाँ एक जमींदार साहब रहा करते थे। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, अब बहुत बड़ा बंगला था और धन संपदा भी बहुत सारा था। गांव में उनकी इज्जत थी, रुतबा था। उनके 2 बेटे थे, एक दिवाकर और एक प्रभाकर। दिवाकर बड़ा था और 10th पास करके अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था और ज़मीन जगह में अपना हाथ बटाने लगा था, क्योंकि उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके विचार से पढ़ाई लिखाई बेकार की चीज़ थी। और छोटा वाला प्रभाकर अभी +2 कर रहा था। तभी दोस्तों वो जमींदार साहब एक दिन किसी कारणवश दूसरे गाँव में जाते हैं। वहाँ एक लड़की पर उनकी नज़र पड़ती है। वो लड़की कॉलेज से आ रही थी। लड़की बड़ी खूबसूरत थी और अपनी आंखें नीचे किए हुए ज़मीन को देखते हुए और अपने घर की तरफ जा रही थी। लड़की के संस्कार से वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। उनके साथ जो भी लोग थे उनसे पूछते हैं लड़की किसकी है, तो गांव वाले बताते हैं कि सरकार ये जमुना प्रसाद की लड़की है। और जमींदार साहब उसी वक्त सबको लेकर पहुंच जाते हैं जमुना प्रसाद के दरवाजे पर। जब अपने दरवाजे पर जमुना प्रसाद जमींदार साहब को आया हुआ देखता है तो दोस्तों उनकी खातिरदारी में लग जाता है और अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझने लगता है कि जमींदार साहब हमारे दरवाजे पे आए हैं। जब सारा कुछ हो जाता है, खातिरदारी हो जाती है, तो जमुना प्रसाद बोलता है, हजूर हुक्म कीजिए, आप मेरे यहाँ कैसे आने का कष्ट किया, आप मुझे बुला लिया होता। जमींदार जगदीश प्रसाद बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बेटी को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसी ही संस्कारी बहू मुझे चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं, एक दिवाकर और प्रभाकर। दिवाकर की मुझे शादी करनी है और तुम्हारी बेटी को मैंने पसंद कर लिया है, बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। जमुना प्रसाद बोलता है, मालिक हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे घर में खाने की खर्ची नहीं है, आप ऐसी मजाक हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई हो, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर दो, लेकिन इस भरी सभा में हमारा बेइज्जती मत करो, हमारा मजाक मत उड़ाओ। लेकिन जमींदार जगदीश बोलते हैं, नहीं भाई जमुना प्रसाद, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा सामर्थ्य नहीं शादी करने का तो शादी का सारा खर्चा मैं उठा लूँगा, बस तू हाँ कर दो। दोस्तों खुशी के आंसू जमुना प्रसाद की आंखों से निकलने लगते हैं और अपना पगड़ी जमींदार साहब के कदमों पर रख देता है। बोला, माई बाप हमारी इज्जत आपके हाथ। दोस्तों दूसरे दिन ही सगाई की रस्म पूरी हो जाती है और कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो जाती है। अब सुलेखा विदा होकर अपने ससुराल जमींदार साहब के घर पे आ गई थी। वहाँ की शान शौकत, वहाँ की ऐशो आराम देखकर सुलेखा काफ़ी प्रसन्न होती है। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सुलेखा अपने पति दिवाकर को बोलती है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप मेरी मदद कर दे तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। लेकिन दिवाकर सिरे से नकार देता है और बोलता है, पढ़ाई लिखाई करके तुम क्या करोगी? हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब ऐशो आराम तुम्हारे पास है, पढ़कर तुम क्या करोगी? जितना तुम्हें पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हारी पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं है। सुलेखा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज़ है, ऐसा साधन है जो कि रुपया पैसा से नहीं खरीदा जा सकता, उसकी एक अलग वैल्यू, अलग इज्जत है। लेकिन दिवाकर नहीं मानता है और बिल्कुल ही पढ़ाई से मना कर देता है। दोस्तों दिवाकर का जो भाई था प्रभाकर, वो इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, +2 में पढ़ रहा था। अब सुलेखा अपना सपना उसके अंदर देखने लगती है और अपने देवर को काफ़ी समझाती है कि पढ़ाई की बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही रुतबा है। चाहे कितना भी दौलत कमा लो, कितना भी ऐशो आराम का सामान हो जाए तुम्हारे पास, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान अगर कोई ऑफिसर बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, उसकी रुतबा के सामने ये सब बेकार है। दोस्तों धीरे धीरे सुलेखा प्रभाकर को समझाती है पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है और प्रभाकर अपनी भाभी की बातों में आकर पढ़ाई में जोर लगा देता है, ध्यान देने लगता है। उसका परिणाम ये निकलता है दोस्तों, वो अच्छे अंकों से +2 कर लेता है। अब वो ग्रेजुएशन करने लगा था। सुलेखा बीच बीच में उसे गाइड करती रहती है और वो भाभी की बात मानकर पढ़ाई पर खूब ध्यान देता है और उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब सुलेखा उसे UPSC के बारे में बताती है कि तुम्हें अधिकारी बनना है। जब प्रभाकर घर में बोलता है कि मुझे आगे पढ़ना है और इसके लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, घर वाले उसके माँ बाप तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसका भाई दिवाकर बिल्कुल मना कर देता है। बोला, तूने ग्रेजुएशन कर लिया, तूने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब खेती बाड़ी पर ध्यान दो, ज़मींदारी पर ध्यान दो, हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, तुम पढ़कर क्या करोगे? लेकिन प्रभाकर नहीं मानता, बोलता नहीं मुझे तो पढ़ना है। दोस्तों घर के मालिक उसके माता पिता तो थे नहीं, दिवाकर ही था, क्योंकि दिवाकर घर का बड़ा लड़का था, सारा चीज़ उसके हाथों में थी। दिवाकर बिल्कुल मना करता है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो खुद पढ़ो, मेरे घर से निकल जाओ। दोस्तों प्रभाकर फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन उस वक्त उसका सहारा बनती उसकी भाभी। उसकी भाभी के पास, सुलेखा के पास जो कुछ रुपये पैसे जमा थे
वो पैसा सारा देती है प्रभाकर को, बोलती जाओ देवर जी तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे फ़ोन करना, मुझे बताना। दोस्तों प्रभाकर अपना भाभी का आशीर्वाद लेकर रुपये लेकर दिल्ली निकल जाता है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है, कोचिंग में दाखिला ले लेता है और दिल लगाकर पढ़ाई करता है। जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो अपनी भाभी को फ़ोन करता था या अपने माता पिता को फ़ोन करता था। यथासंभव भाभी उसकी मदद कर दिया करती थी। दोस्तों प्रभाकर के पास वो सारे रुपये खत्म होने लगे थे। वो अपने पिता को फ़ोन करता है कि पिताजी मुझे बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है अभी। उसके पिता बोलते हैं बेटा दिवाकर मालिक है, वो पैसे नहीं दे रहा है। ये बात सुलेखा सुन लेती है और सुलेखा अपने ससुर को बुलाती है। उस वक्त जब दिवाकर घर में नहीं था और अपने सारे गहने अपने ससुर को देती है, बोलती इसे बेचकर जो भी पैसा मिलता है आप प्रभाकर को भेज दो, उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। दोस्तों जगदीश प्रसाद अपनी बहू की ऐसे करनामे पर बहुत खुश होता है। उसे बहुत ही गर्व होता है कि हमारी बहू सबसे अच्छी है। वो गहने लेता है और सुनार के पास बेचकर जो भी पैसा मिलते हैं वो प्रभाकर को भेज देता है। दोस्तों वक्त निकलते जा रहा था और 4 साल का समय बीत जाता है और प्रभाकर यूपीएससी क्रैक कर देता है। लेकिन ये खुशखबरी वो घर में किसी को नहीं बताता है और सीधा वहीं से ट्रेनिंग पर चला जाता है। जब उसके माता पिता फ़ोन करते हैं, जब उसकी भाभी फ़ोन करती है तो प्रभाकर बताता है पिताजी अभी बहुत सारा वक्त लगेगा, अभी मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, अपनी तैयारी कर रहा हूँ, जैसे खबर मिलेगी कुछ भी होगा तो मैं आपको बताऊँगा। उसके पिता बोलते हैं बेटा आजकल तुम पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हो, पैसे नहीं मांग रहे हो। दोस्तों प्रभाकर पैसा क्यों मांगता? अब वो ट्रेनिंग में था, उसकी सैलरी शुरू हो गई थी। वो अपने पिता को बहाना बना के बोलता है कि पिताजी अभी मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो गई है, थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं यहाँ पार्ट टाइम अपना जुगाड़ कर लेता हूँ, क्योंकि भैया तो पैसा देने से मना कर दिए हैं, आप लोग परेशान होंगे और भाभी भी परेशान होगी, इसलिए मैं पैसे की डिमांड नहीं करता, आप लोग निश्चिंत रहो, मैं कुछ न कुछ करूँगा। क्योंकि दोस्तों प्रभाकर अपने माता पिता को, अपनी भाभी को सरप्राइज देना चाहता था। दोस्तों एक दिन उसके माता पिता और सुलेखा बैठ के बातें कर रही थी। उसे ससुर उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि बेटी तूने अपना गहना अगर नहीं दिया होता तो आज उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती। दोस्तों ये बात दिवाकर सुन लेता है क्योंकि वो खेतों से उसी वक्त काम करके आया था। जैसे ही सुनता है वो काफ़ी आग बबूला, काफ़ी गुस्सा हो जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है और अपनी बीवी सुलेखा की पिटाई करने लगता है, क्योंकि गुस्सा उसे इस बात की आ रही थी कि मेरे मना करने के बावजूद भी इन लोगों ने उसे पढ़ाया और अपना गहना तक बेच दिया। वो काफ़ी गुस्सा होता है, सुलेखा को काफ़ी मारता पीटता है और मारने पीटने से भी उसका दिल नहीं भरता है, सुलेखा को घर से ही निकाल देता है। दोस्तों सुलेखा काफ़ी गरीब परिवार की लड़की थी। वो क्या करती, चुपचाप अपना समूह लेकर अपने मैके अपने पिता के घर चली जाती है, जो कि बगल के गांव में ही था। जैसे वो घर पहुंचती है वहाँ की हालत दोस्तों देखकर वो काफ़ी निराश हो जाती है, रोने लगती है, क्योंकि उसके पिता काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, अब वो मजदूरी भी नहीं कर पा रहे थे, घर की स्थिति काफ़ी खराब थी, 2 जून का भोजन बनना भी काफ़ी मुश्किल था। दोस्तों सुलेखा अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और वहीं पर वो काम करने लगती है। जो भी उसे काम मिलता है वो काम करती है। कभी कभी दिहाड़ी कर लिया करती थी, कभी किसी का चौका बर्तन कर दिया करती थी, किसी घर में साफ सफाई कर दिया करती थी। दोस्तों ऐसे करके दिन कटने लगे थे। दोस्तों इधर प्रभाकर का आईएएस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब वो आईएएस ऑफिसर बन चुका था। उसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक कार्यभार सौंप दिया गया था। अब उसे सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी ड्राइवर सब कुछ मिल चुका था। दोस्तों वक्त आ गया था, दोस्तों वो वक्त आ गया था जब अपनी भाभी को सरप्राइज दे सके। दोस्तों अपनी सरकारी गाड़ी लेकर, अपने ड्राइवर लेकर और अपने बॉडीगार्ड को लेकर अपने गांव जाता है। जैसे उसके माता पिता उसे देखते हैं एक सरकारी ऑफिसर की गाड़ी आ रही है, सब लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गांव के लोग भी पीछे पीछे आते हैं कि भैया डीएम साहब गाड़ी क्यों आई है। जैसे ही उसमें से प्रभाकर निकलता है गांव वाले काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रभाकर निकलता है, अपने माता पिता को चरण छूता है, उनका आशीर्वाद लेता है, अपने बड़े भैया दिवाकर का भी चरण छू के उनका आशीर्वाद लेता है। और दोस्तों काफ़ी बेसब्री से घर के अंदर जाता है, क्योंकि उसे भाभी को सरप्राइज देना था। घर का कोना कोना छान मारता है, लेकिन भाभी उसे नहीं मिलती है। वो आकर अपने माता पिता से पूछता है, अपने भैया से पूछता है कि भाभी कहाँ है। दोस्तों ये सुनते ही उसके माता पिता रोने लगते हैं। दिवाकर भी काफ़ी मायूस हो जाता है, काफ़ी चिंतित हो जाता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। जब उसके माता पिता उसे सारी हकीकत बताते हैं, तुम्हारे भैया ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई के लिए भाभी ने अपने सारे गहने बेच दिए थे। दोस्तों ये सुनकर प्रभाकर के पैर तले जमीन खिसक जाती है और भैया की ओर बड़ा ही कातर नज़र से देखता है कि भैया आपने ये क्या कर दिया। अरे वो तो घर की लक्ष्मी, घर की देवी थी, वो तो देवी के समान थी और आपने उसे ही घर से निकाल दिया। आपने इतना बड़ा पाप किया। दोस्तों दिवाकर को भी अपने किए पर पछतावा होता है। अब प्रभाकर अपने बड़े भाई दिवाकर को अपने डीएम साहब वाली गाड़ी पर बैठाकर फटाफट दूसरे गांव जाता है जहां सुलेखा का घर था। दोस्तों सुलेखा अभी दूसरे घर में काम करके अपने घर में आई थी, थोड़ा सुस्ता ही रही थी, तभी घर के बाहर उसे काफ़ी शोर शराबा सुनाई देता है। जैसे ही अपने झोपड़ी से वो बाहर निकलती है तो देखती है कि एक डीएम साहब गाड़ी वहाँ पर लगी हुई है और गाड़ी के पीछे पीछे बहुत सारे गाँव वाले वहाँ आए हुए थे। जैसे ही दोस्तों गाड़ी का गेट खुलता है उसका पति दिवाकर निकलता है। उसे देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसका पति इस डीएम साहब गाड़ी में क्या कर रहा है। तभी दोस्तों दूसरा गेट खुलता है, उधर से प्रभाकर निकलता है और दौड़ कर आता है अपनी भाभी के पास, उनके पैरों में गिर जाता है। बोला भाभी आपकी त्याग, आपकी तपस्या करना आज मैं सफल हो पाया। दिवाकर भी अपनी पत्नी सुलेखा से माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, चलो अपना घर चलो।
तभी सुलेखा बोलती है कि दिवाकर देख लो, तुम्हारे पास काफ़ी रुपया है, काफ़ी पैसा, काफ़ी दौलत है, लेकिन कभी इतनी भीड़, कभी इतनी इज्जत आपने देखा? किसी ने आपको इतना इज्जत दिया? नहीं दिया। लेकिन आज देखो प्रभाकर डीएम बन के आया है, लोग इसे जानते भी नहीं हैं, फिर भी देखो पूरा गांव इसके स्वागत के लिए उमड़ा पड़ा है। पूरे गांव की नज़र में इसके लिए सम्मान है, दृष्टि है। ये सम्मान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों, दिवाकर अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा होता है और सुलेखा से माफ़ी मांगता है, उसे लेकर पुनः अपने घर आ जाता है। दोस्तों, हंसी खुशी से पूरा जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पढ़ाई की वैल्यू। कहते हैं ना, पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और आपका क्या विचार है इस पर? छोटा सा कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।